हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके लिए एक बार आपको क्विक रिवीजन हो जाएगी क्या पढ़ा है अभी तक। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था dq प्लस dw होता है, फिर dw हमने कैलकुलेट करा था, क्या आया था p डेल्टा v आया था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी c इंटू डेल्टा t होता है। हीट इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट कैपेसिटी हमने दो तरह की पढ़ी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस के लिए, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन मोल इनवर्स हो जाएगा। हीट कैपेसिटी क्या हो गई है, Q अपॉन डेल्टा टी, बट किसके लिए, एक मोल सब्सटेंस के लिए कितनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 kg या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, और उसकी यूनिट ये हो जाएगी। फिर हमने एक एंथैल्पी फंक्शन इंट्रोड्यूस करा। एंथैल्पी का इंट्रोड्यूस हुई जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर मेजर्ड एज ए चेंज इन एंथैल्पी। कि कांस्टेंट प्रेशर पर जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम उसमें एंथैल्पी में चेंज मेजर करते हैं। QP इज इक्वल टू डेल्टा H, यही तो पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे मैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रही थी कांस्टेंट प्रेशर पे कैरिड आउट करते हैं हम, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे हम एंथैल्पी में चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या था, E प्लस PV, और जब इसमें हम इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करेंगे तो डेल्टा H लग जाएगा यहाँ पे। PV की जगह क्या रख सकते हैं, nRT, ठीक है। तो ये डेल्टा H का फॉर्मूला आ गया। फिर क्या पढ़ा था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी क्या होगी, d अपॉन dt, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी क्या होगी, dH बाय dt, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T, और CP माइनस CV करते हैं, ये रिलेशन वेल नोन रिलेशन है। CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, NR होता है, ठीक है। तो ये अब आगे हम पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंट प्रोसेस है हमारे, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी फॉर डिफरेंट प्रोसेस पढ़े थे अपन, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इन सभी प्रोसेस के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि वर्क क्या आता है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो इन सब प्रोसेस के लिए हम देखेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना है ये सब। आप एक बार इसको उतार लो। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी में चेंज, एंथैल्पी में चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस है एंथैल्पी, पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, न कि टेम्परेचर जीरो है, ठीक है ना। यहां जीरो कर दिया तो एग्जाम में जीरो आ जाएगा। तो टेम्परेचर का मतलब क्या है यहाँ पे, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी टेम्परेचर की, लेकिन जब यहाँ पे हम बोलेंगे टेम्परेचर में चेंज, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर में चेंज जीरो। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर T कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन जब टेम्परेचर में चेंज की बात करेंगे dt या डेल्टा T, T2 माइनस T1, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। टेम्परेचर में चेंज जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की जब बात कर रहे हैं फॉर आइडियल गैस के लिए, हम यहाँ पे आइडियल गैस ले रहे हैं सारे प्रोसेस के अंदर कैलकुलेट करने के लिए। फॉर आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है पूरी तरह से। जब टेम्परेचर में चेंज जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर में चेंज, इनिशियल और फाइनल स्टेट का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमने एक क्या कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा E फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, dE इज इक्वल टू dQ माइनस dW, यही था, प्लस dW, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, D इज इक्वल टू dQ प्लस dW। अब आप कह रहे हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो गया, तो डी क्या हो गया, जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। और जब अपन इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं तो
एनर्जी क्या था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, इसलिए हमने लिमिट लगा के यहाँ पे E2 माइनस किया सकता है। लेकिन हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, उनका क्या होगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, तो इनका जो डिफरेंशियल आएगा वो Q ही आएगा और W ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, माइनस W। जब ये 0 हो जाएगा तो Q को मैं यहाँ पे लूं, या W किधर लेके आऊंगा, मेरा रिलेशन क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस W। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जूल्स लॉ। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है कि आपने जितनी सिस्टम में जितनी हीट एब्जॉर्ब करी, Q यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, W क्या नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और Q के आगे प्लस है, वो क्या बता रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, कि सिस्टम ने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी उतना का उतना काम करा है। दोनों की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन साइन का फर्क है, अगर हीट पॉजिटिव है तो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो ये बता रहा है कि आपने जितनी हीट दी उतना का उतना उसने वर्क करा है, या फिर जितना आप वर्क कर रहे हो उतनी की उतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस Q इज इक्वल टू W। अब क्या हो रहा है, हीट आपकी रिलीज हो रही है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, क्योंकि वर्क पॉजिटिव है। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो सिस्टम उतनी ही इक्वल क्वांटिटी की हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ने ऐसा बताया कि आप जितनी हीट दोगे उतना वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। बट ये जो रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक लिमिटेशन थी, इसने ये बताया कि अपन कोई भी ऐसा इंजन प्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि मैं जितनी हीट दूं उतना का उतना वर्क हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इसकी लिमिटेशन भी थी। तो हमने देख लिया कि इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 आ रहा है, इंटरनल एनर्जी में 0 करा तो Q इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस W, या माइनस Q इज इक्वल टू W। तो हमने कैलकुलेट कर लिया Q और W, इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब W क्या होता है ये इसके बाद देखेंगे। इसके बाद है एंथैल्पी, क्या कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आ गया, 0। ठीक है, और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, और Q इज इक्वल टू माइनस W। अब एंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT, डेल्टा nRT। ठीक है, तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये पढ़ा अपने, डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। अब जब मैं यहाँ पे मेरे मोल फिक्स होगा, अगर मैं यहाँ मोल फिक्स है तो चेंज किस में आएगा, टेम्परेचर में, प्लस डेल्टा nR डेल्टा T। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज क्या है, 0। टेम्परेचर में चेंज 0 हुआ तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्या हो गया, 0। तो ये भी 0 और ये भी 0, क्या आ गया, डेल्टा H। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंथैल्पी में चेंज भी क्या होता है, 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा E और डेल्टा S क्या होता है, आइसोथर्मल के लिए 0 होता है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में दो चीजें पढ़ेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक्सपांशन ऑफ आइडल गैस इन रिवर्सिबल प्रोसेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए दोनों में ये चीजें कॉमन ही रहेगी, क्योंकि हम करा तो क्या रहे, आइसोथर्मल ही एक्सपांशन करा रहे हैं, बट रिवर्सिबल एक्सपांशन करा रहे हैं, और इरिवर्सिबल में भी ये कॉमन रहेगा। अब आइसोथर्मल एक्सपांशन करा रहे हैं गैस का, और वो भी रिवर्सिबली करा रहे हैं, तो उसका वर्क क्या आएगा, तो वर्क, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। तो अगली हेडिंग ये क्या हो जाएगी हमारी, कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैरी आउट करते टाइम वर्क क्या आएगा उसका, वो कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, तो रिवर्सिबल का मतलब हमें पता है क्या होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो प्रोसेस है वो इनफिनिटेसिमली स्लोली कैरिड आउट कर रहे हैं, बहुत स्लो प्रोसेस कर रहे हैं। और आइसोथर्मल का मतलब पता ही है, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, इनफिनिटेसिमली स्लो, इनफिनिटेसिमली स्लो, बहुत ही स्लो कैरिड आउट हो रहा है प्रोसेस। आइसोथर्मल का अभी अपन ने पढ़ा मतलब क्या है, टेम्परेचर में चेंज 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज 0, और एंथैल्पी में चेंज भी 0 हो गया आपका। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है, आपका प्रोसेस बहुत स्लो कैरिड आउट हो रहा है।
तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, जो पी एक्सटर्नल है और ये इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, जो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। एक्सपांशन कब होगा इस पिस्टन का, जब बाहर का प्रेशर कम हो, बट कम कितना, इन्फिनिटी स्लोली, बहुत ही कम होना चाहिए। P इज लेस देन पी एक्सटर्नल, क्या इंटरनल प्रेशर से कम होगा, माइनस डीपी। अब एक्सपांशन करा रहे हो, बाहर का प्रेशर इंटरनल प्रेशर से कम होगा, बट कम कितना, बहुत ही कम, इन्फिनिटी स्लोली करा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये पी एक्सटर्नल हो जाएगा। तो वॉल्यूम में एक्सपांशन में कितना आएगा, ये जो V2 था मेरा, या जो वॉल्यूम में कितना एक्सपांशन हुआ, जो इनिशियल वॉल्यूम होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा ही तो एक्सपांशन होगा। मेरा वॉल्यूम क्या आएगा एक्सपांशन करने के बाद, अगर मैं इसको V2 देख रहा हूं, ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो थोड़ा सा निन्ना सा बढ़ रहा है ये वॉल्यूम भी, और प्रेशर क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। यही तो रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन होती है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लोली कैरिड आउट हो रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर में जो चेंज आ रहा है वो इंटरनल प्रेशर से बहुत कम है। पी एक्सटर्नल क्या कर रहे हैं, बहुत पहले अगर 10 एटमोस्फियर था और मैं एक्सपांशन करा रहा हूं, इंटरनल गैस का भी 10 एटमोस्फियर था प्रेशर, और एक्सटर्नल का क्या था, 10 एटमोस्फियर था, तो पिस्टन मूव नहीं करेगा। लेकिन जब मैं एक्सपांशन कराऊंगा तो बाहर का प्रेशर मैं कितना कम कर रहा हूं, 9.99, या इससे भी बहुत स्लोली कर 9.09 कैरिड आउट कर रहा हूं। 9.09 पे बाहर का प्रेशर मैंने कम करा, तो पिस्टन बहुत स्लो मूव होगा। तो 10 और 10.09 और 10 एटीएम में डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। तो पी एक्सटर्नल का और इंटरनल प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या आ गया यहाँ पे, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और W क्या होता है, P डेल्टा V। W क्या था, माइनस P डेल्टा V। या क्या लिख सकते हैं, dW इज इक्वल टू माइनस P dV। अब मुझे W किसके लिए निकालना है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क निकालना है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क निकालना है मुझे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर क्या है मेरा, यही तो है, P माइनस डीपी। वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है, V प्लस डीपी, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, गैस का एक्सपांशन कर रहे हैं, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक जा रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं। इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाना है अपन को। एक्सपांशन कहां से कहां हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है, बट बहुत स्लोली हो रहा है। तो आप इनमें चेंज इतना आ रहा है, इन्फिनिटी इतना स्मॉल हो रहा है प्रोसेस, चेंज इतना कम आ रहा है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब P एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। और वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम में तो एक्सपांशन हो रहा है V1 से V2, तो यहां भी हम क्या लिख सकते हैं, जो V2 है, जो V है यहाँ पे, वो वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है, V1 से V2, बट जो P एक्सटर्नल है उसको हम ऑलमोस्ट इक्वल टू कर सकते हैं इंटरनल प्रेशर के। तो W रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल, वॉल्यूम में चेंज क्या आ जाएगा, dV, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल से फाइनल तक, V1 से V2 तक। अब P एक्सटर्नल तो हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया ना, इसको मैं बाहर ले लू, नेगेटिव का साइन लगा रहेगा, dV। P एक्सटर्नल, अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। यहां से प्रेशर क्या आ जाएगा, nRT अपॉन V। अब P एक्सटर्नल की जगह ये रख देंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT dV अपॉन dV। ये आ गया V2 से V1। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, मोल भी कांस्टेंट है, 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, कि वर्क क्या आएगा। सबको पता है इंटीग्रेशन होगा, तो वहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, माइनस nRT क्या हो जाएगा, ln V2 बाय V1। यही होगा इंटीग्रेशन इसका, अपर लिमिट अपन लोअर लिमिट कर देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, W, किस प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। कैसा आया, ये आपको P एक्सटर्नल वॉल्यूम में चेंज कहां से कहां हो रहा है, V1 से V2 चेंज हो रहा है, और P एक्सटर्नल क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर है। जो P एक्सटर्नल में जो चेंज आ रहा है वो बहुत निन्ना सा चेंज है, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है ऑलमोस्ट इक्वल टू है आपके गैस के प्रेशर से, ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, ठीक है।
फिर अगर आप ये क्या एलन की फॉर्म में लॉग में ले लोगे तो W रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या आती है, PV इज इक्वल टू nRT। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां पे क्या आ जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे V2 बाय V1 किसके बराबर आ रहा है, P1 बाय P2 के। तो यहाँ V2 बाय V1 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, माइनस nRT ln P1 बाय P2, ये मैं रख सकता हूं। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, W रिवर्सिबल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब मैं एक्सपांशन करा रहा हूं तो W रिवर्सिबल क्या आएगा, जब भी आपको W रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है W रिवर्सिबल के लिए आइसोथर्मल एक्सपांशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि ये तो हो गया एक्सपांशन। कंप्रेशन कराएंगे, जब रिवर्सिबली कंप्रेशन कराएंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, तब क्या होगा। ठीक है, अब बात करेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। फॉर्मूला तो भाई एक्सपांशन का क्या था, रिवर्सिबल W रिवर्सिबल क्या था, माइनस nRT ln V2 बाय V1। क्या हुआ इसका मतलब, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। हम यहां से यहां तक गए, इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम क्या था, V2। V1 से V2 तो गए थे एक्सपांशन में, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। V1 से V2 हुआ, एक्सपांशन हुआ था। ठीक है, एक्सपांशन हो रहा था। अब मैं वही प्रोसेस क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं। वापिस मैं क्या कर रहा हूं, V2 से V1 जाऊंगा तभी तो कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम कम होगा कंप्रेशन में। ठीक है, तो मेरी इनिशियल स्टेट क्या हो गई, V2, और फाइनल स्टेट क्या हो गई, V1। जब एक्सपांशन कर रहा था तो V1 मेरी क्या थी, इनिशियल स्टेट थी, और V2 मेरा क्या था, फाइनल स्टेट था। V1 से V2 तक एक्सपांशन कर रहा था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था। ये इनिशियल स्टेट थी, फाइनल स्टेट थी। जब मैं कंप्रेशन कर रहा हूं तो V2 मेरा क्या हो गया, इनिशियल स्टेट, और V1 मेरा क्या हो गया, फाइनल स्टेट। तो W रिवर्सिबल क्या था अपना, माइनस P एक्सटर्नल dV, यही तो था। इसका क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे। P की जगह क्या रखा था, nRT, यही तो रखा था। अब मेरा इनिशियल स्टेट क्या है यहाँ पे, V2, और फाइनल स्टेट क्या है, V1। एक्सपांशन में क्या कर रहे थे, V1 से V2 जा रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है, V2 से V1 आ रहे हैं। तो वही माइनस nRT क्या आ जाएगा बाहर, और dV बाय V1, dV अपॉन V, V2 से V1। सॉल्व कर लेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, nRT ln फाइनल स्टेट अपॉन इनिशियल स्टेट, यही तो आ गया। W रिवर्सिबल कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, माइनस nRT ln V1 बाय V2, V1 बाय अपॉन V2। तो ये आपका क्या आ गया, कंप्रेशन का वर्क। अब ये क्या है आपके, एक्सपांशन का। ये एक्सपांशन का, ये कंप्रेशन का वर्क आया है। दोनों फर्क क्या है, V2 बाय V1 है यहाँ पे, यहाँ V1 बाय V2 है। एक्सपांशन में तो क्या हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, V1 से V2 जा रहा था। यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, V2 से वापस V1 आ रहा है। तो मेरी फाइनल स्टेट क्या आ गई, V1 बाय V2। फाइनल स्टेट क्या थी कंप्रेशन में, V1, और इनिशियल स्टेट क्या थी, V2। जबकि एक्सपांशन में मेरी फाइनल स्टेट क्या थी, V2, और इनिशियल स्टेट क्या थी, V1। फाइनल स्टेट अपॉन इनिशियल स्टेट रखना होता है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये कंप्रेशन का वर्क आ गया। अब आपको देखो कंप्रेशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ऊपर क्या आएगी, वैल्यू कम आएगी, नीचे ज्यादा आएगी। ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो कंप्रेशन में आपका W रिवर्सिबल ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एक्सपांशन में क्या हो रहा है, V2 ज्यादा है, V1 कम है। एक्सपांशन में क्या हो रहा है, V2 ग्रेटर देन V1 है, जबकि यहाँ कंप्रेशन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन में क्या हो रहा है, V1 ग्रेटर देन V2 है। V1 ग्रेटर देन V2 है, वॉल्यूम में चेंज क्या है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे।
तो ये क्या होगा, नेगेटिव 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 प्लस हो जाएगा, तो कंप्रेशन में आपका वर्क क्या आता है, पॉजिटिव। कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। जबकि एक्सपांशन में क्या हो रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ता है एक्सपांशन में क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो आपका डब्ल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये क्या है, अपन ने पढ़ा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन कंप्रेशन के अंदर वर्क क्या कैलकुलेट करेंगे। और आइसोथर्मल में हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस W। जो वर्क आएगा वही आपकी क्या आएगी, हीट की वैल्यू आएगी। दोनों में बस क्या है, साइन का फर्क होगा। अगर आपका W नेगेटिव आएगा तो हीट आपकी पॉजिटिव आएगी, अगर W आपका पॉजिटिव आएगा तो हीट आपकी क्या जाएगी, नेगेटिव। तो ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइसोथर्मल एक्सपांशन का वर्क कैलकुलेट करना और हीट। इसके बाद आएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपांशन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस।